जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम अपना डिस्कशन स्टार्ट की थी ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज़ के बिज़नेस के पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, उसमें हमने कुछ टाइप्स हम पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में वही टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है दैट इज़ पोर्टर्स 5 जेनेरिक स्ट्रैटेजीज़। Basically Michael Porter is a strategy formulator जिसने different like he is author researcher as well। उसने different research की है और different books भी लिखी हैं जिसमें he has defined different type of business strategies। एक business अपने future में move forward करने के लिए किस किस्म की स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट कर सकता है। उसने क्लासिफिकेशन दी है स्ट्रैटेजीज़ की जिसको हम कहते हैं पोर्टर्स 5 जेनेरिक स्ट्रैटेजीज़। इसमें 5 टाइप की स्ट्रैटेजीज वो डिस्कस करता है। द फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी इज टाइप 1 दैट इज कॉस्ट लीडरशिप एट लो कॉस्ट। बेसिकली अकॉर्डिंग टू और एज पर टाइप 1 स्ट्रैटेजी एक बिजनेस अगर फ्यूचर प्लान करना चाहता है तो वो ये एक रूट इस्तेमाल कर सकता है टू ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स एट द लोएस्ट प्राइस अवेलेबल ऑन द मार्केट। मतलब कि जी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अगर अपनी फ्यूचर कोई प्लान्स बना रहा है तो दैट प्लान कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सम लो कॉस्ट प्रोडक्ट और सर्विस टू द वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स। अपने जितने कस्टमर्स हैं उनको कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस दें जिसकी कॉस्ट कम से कम हो। जाहिर बात जब कॉस्ट कम होगी तो उस प्रोडक्ट की प्राइस भी कम होगी। जब प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो द मेन टारगेट और द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव लार्ज मार्केट बाय गिविंग लो प्राइस्ड प्रोडक्ट। फिर टाइप 2 जिसको हम कॉस्ट लीडरशिप एट बेस्ट वैल्यू कहते हैं, ये भी कॉस्ट लीडरशिप है। वी आर द बिजनेस विल ट्राई टू प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विस एट द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल बट along with this low cost the business will try to give the best value at the stated price or stated cost। मतलब ये है कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली बिजनेस की कोशिश होती है कि वही बात है कि मैक्सिमम कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए वो एक ऐसी कॉस्ट डिसाइड करे, एक ऐसी कॉस्ट प्रोवाइड करे दैट कंपनसेट्स फॉर द बेस्ट वैल्यू अवेलेबल। ठीक है, अपने राइवल्स अपने कंपैटिटर्स के कंपैरिजन में सबसे कम प्राइस का प्रोडक्ट ऑफर करे क्योंकि कॉस्ट जब प्रोडक्ट की कम होती है ऑटोमेटिकली प्राइस कम सेट होती है। तो अपने कंपैटिटर्स के कंपैरिजन में लो कॉस्ट प्रोडक्ट लो प्राइस प्रोडक्ट प्रोवाइड करे बट एट द सेम टाइम द बिजनेस शुड स्ट्राइव टू प्रोवाइड द बेस्ट वैल्यू एज कंपेयर टू द कंपैटिटर्स। अपने कंपैटिटर्स के सामने के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के कंपैरिजन में अच्छी वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है और एट अ लोएस्ट कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इस किस्म की स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं टाइप 2 स्ट्रैटेजी ऑफ पोर्टर जेनेरिक स्ट्रैटेजीज। फिर आती है थर्ड टाइप है डिफरेंशिएशन। This generic strategy basically focuses at producing products and services considered unique industry-wide and directed at consumers who are relatively price insensitive। एक तरीका फ्यूचर में मूव फॉरवर्ड करने के लिए बिजनेस ये अडॉप्ट कर सकता है कि वो अपने कोई ऐसा प्रोडक्ट कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइड करे विच इज़ यूनिक इन नेचर, डिफरेंट हो अपने कंपैटिटर्स के प्रोडक्ट और सर्विसेज के सामने, उनसे डिफरेंट हो, कुछ चीज़ नई हो, कोई इनोवेटिव चीज़ प्रोड्यूस करे और फिर वो अपने कंज्यूमर्स को उस पर लाइक ऑफर करे। अब जाहिर बात है एक नया प्रोडक्ट नई चीज़ मार्केट में आएगी तो उसकी प्राइस भी एज कम्पेयर टू कंपैटिटर्स ज़्यादा होगी, लेकिन फिर कंपनी का बिजनेस का फोकस होता है ऑन सच कंज्यूमर्स जो कि प्राइस इनसेंसिटिव होते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि शॉपिंग करते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं तो वो प्राइस को इतना कंसिडर नहीं करते। इसमें एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एग्जांपल समझाती हूँ कि जब हम गुड्स प्रोडक्ट्स सर्विसेज की बात करते हैं ना तो ये प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिफरेंट कैटेगरीज की होती हैं। कुछ होती हैं बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक नेसेसिटीज़ में वो गुड्स वो सर्विसेज आ जाते हैं, वो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो कि कंज्यूमर्स ने अपनी बेसिक लाइफ को चलाने के लिए कंज्यूम करने होते हैं, खामा करने होते हैं। जिस तरह ब्रेड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ में आती हैं। कंज्यूमर
इनको ख़रीदेगा, इनको कंज्यूम करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्राइस। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अगर लेट्स सपोज रोटी की प्राइस जब ज़्यादा हो जाती है, आजकल 15-20 रुपए की रोटी मिलती है, तो क्या हम रोटी खाना छोड़ देते हैं? नहीं, हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना, बिजली महंगी हो जाती है मगर फिर भी हम बिजली तो इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो लग्जरी गुड्स में आती हैं। लग्जरी गुड्स वो होते हैं जो कि स्पेसिफिक एलीट क्लास के लोग, अपर इनकम क्लास के लोग इसको परचेज करते हैं, या वो लोग परचेज करते हैं जो कि किसी किस्म का कोई हॉबी रखते हों, कोई इनका बहुत इंटेंस शौक हो उनको किसी चीज़ का, तो वो फिर प्राइस इनसेंसिटिव हो जाते हैं, उनके लिए प्राइस मैटर नहीं करती। अब एक बंदा है, लेट्स सपोज वो वॉचेस ख़रीदता है और वो वॉचेस परचेज करते हुए एक ख़ास किस्म का ब्रांड पसंद करता है। ठीक है, डिफरेंट वॉचेस के ब्रांड्स हैं, टिसॉट है, सिटीजन है, इस तरह की वॉचेस हैं, इसमें और बहुत सी एक्सपेंसिव वॉचेस भी होती हैं। तो लेट्स सपोज एक बंदा है, उसे टिसॉट वॉच है, वो उसके ब्रांड्स पसंद आते हैं, उसके वॉचेस पसंद आती हैं, तो फिर वो बंदा क्या करेगा? चाहे जितनी भी प्राइस की वो वॉच होगी, उस कंज्यूमर का कंसर्न होगा कि मैं ये घड़ी ख़रीद लूँ, मैं ये वॉच परचेज कर लूँ। इस किस्म के लोगों को, या कुछ लोग होते हैं उनको गाड़ियों का ख़ास ब्रांड पसंद होता है, कुछ लोग होते हैं उनको मर्सिडीज़ पसंद होती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी हमने ये बस हर हाल में परचेज़ करनी है। या और किस तरह एक्सपेंसिव गाड़ी हो, कुछ लोगों को शौक होता है गाड़ियों का, तो वो महंगी से महंगी गाड़ी ख़रीद के रखते हैं, प्राइस इनसेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक होती है बात। तो इस किस्म के लोगों को फिर इस टाइप 3 स्ट्रैटेजी में टारगेट किया जाता है। टाइप 4 और टाइप 5 जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये फोकस स्ट्रैटेजीज़ भी कहलाती हैं। फोकस स्ट्रैटेजी बेसिकली टर्म इस्तेमाल करते हैं हम जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग मास कस्टमर्स, ज़्यादा कस्टमर्स को टारगेट करने के बजाय अपनी मार्केट का एक सेक्शन, एक पार्ट चूज़ करती है और एक छोटी सी मार्केट को सिलेक्ट करके उसको टारगेट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो छोटी सी मार्केट को टारगेट किया गया है, अगर हम टाइप 4 को देखते हैं तो उसमें टारगेटिंग की जाती है बेस्ड ऑन लो कॉस्ट। मतलब एक स्मॉल निश, एक स्मॉल मार्केट को चूज करके कुछ लिमिटेड कस्टमर्स के लिए, कुछ थोड़े से कस्टमर्स के लिए आप एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो जो कि लो कॉस्ट लो प्राइस हो। ठीक होती है बात। इसकी एग्जाम्पल बहुत कॉमन सी है, जिस तरह ये डिफरेंट डिटर्जेंट्स के ब्रांड्स हैं, सर्फ एक्सेल है, एरियल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो सर्फ एक्सेल कंपनी है, इसने अपना एक स्पेसिफिक ब्रांड बनाया है जो कि थोड़ा सा कम प्राइस का है, थोड़ा क्वालिटी वाइज भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। उसका नाम है जी बोनस, आई थिंक सो प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो उनका कंसर्न बेसिकली ये है कि जी जो सर्फ एक्सेल का मेन प्रोडक्ट है, अच्छा जी, जो मेन उनका प्रोडक्ट है सर्फ एक्सेल, यूनिलीवर कंपनी का। ठीक है ना, तो उसमें वो अच्छी क्वालिटी का सर्फ है, महंगा है थोड़ा सा, तो उसकी टारगेट मार्केट कुछ और है। वो कंज्यूमर्स हैं जो कि ज़्यादा प्राइस पे डिटर्जेंट को अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसी कंपनी, यूनिलीवर कंपनी ने एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट निकाला, उसका नाम है बोनस, जिसकी प्राइस भी कंपैरिजन में कम है। अब ये बाकी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए नहीं है। इस बोनस बोनस सर्फ को जब कंपनी लेके आई तो उनका मेन एम था कि वो एक ख़ास मार्केट को टारगेट करें। लो इनकम पीपल हैं जिनके पास जो शायद इतना महंगा सर्फ एक्सेल अफोर्ड ना कर सकते हों, तो वो फिर इस कंपनी का ये वाला प्रोडक्ट परचेज कर लें। दिस इज़ बेसिकली फोकस विद लो कॉस्ट। ठीक है, फिर टाइप 5 है, फोकस स्ट्रैटेजीज ही हैं, मतलब द स्ट्रैटेजी विल बी targeted toward a small market, but the basic aim of the strategy is to provide best value at the stated price। मतलब जितनी कम प्राइस भी पे कर रहे हैं, मगर इस कम प्राइस के अगेंस्ट बिजनेस की कोशिश हो कि वो एज कम्पेयर टू कंपेटिटर्स बेस्ट वैल्यू भी प्रोवाइड करे। ठीक है, विद मिनिमम कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्राइस कमी है, प्रोडक्ट पे खर्चा बिजनेस ने कम किया है, लेकिन अपनी कोशिश की है टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल एट द स्टेटेड प्राइस।
ये 5 बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं जिसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर सकता है वाइल डिसाइडिंग अबाउट देयर फ्यूचर। इन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को हम वन बाय वन और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो जी वही एक समरी सी दी हुई है इन 5 टाइप की स्ट्रैटेजीज की। जो टाइप 1 और टाइप 2 है, लार्ज मार्केट को टारगेट करते हैं और इनका फोकस होता है ऑन प्रोवाइडिंग ऑन गेटिंग कॉस्ट लीडरशिप, मतलब कम से कम कॉस्ट पे वो अपने कस्टमर्स को, लार्ज कस्टमर्स को, लार्ज मार्केट को, ओवरऑल मार्केट कंज्यूमर्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। डिफ्रेंसिएशन में बिजनेस की कोशिश होती है कि कोई नया प्रोडक्ट को, इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए और दे कैन टारगेट स्मॉल एंड लार्ज बोथ टाइप ऑफ मार्केट्स। एंड इन फोकस स्ट्रैटेजीज में बिजनेस का कंसर्न होता है किसी स्मॉल निश के साथ, स्मॉल मार्केट के साथ। मार्केट का कोई स्पेसिफिक हिस्सा जोग्राफिकल भी हो सकता है, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, बट द बिजनेस इज ट्राइंग टू टारगेट लिमिटेड कस्टमर्स, ठीक है। और कोई लिमिटेड करके वो अपने लिमिटेड कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ईदर एट लो कॉस्ट और एट बेस्ट वैल्यू। अब जो टाइप 1 और टाइप 2 की स्ट्रैटेजी है, बेसिकली बोथ आर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजीज, लेकिन बस सिर्फ एक कंसर्न है कि एक में फोकस किया जाता है एट द लोएस्ट कॉस्ट और दूसरी में फोकस किया जाता है लोएस्ट कॉस्ट विद बेस्ट वैल्यू। तो हम इन दोनों को कलेक्टिवली एक ही जगह कंबाइन कर सकते हैं। ये कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजीज हैं। बात समझ में आती है? अच्छा जी, देखो नॉर्मली हमने इससे पहले कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजीज की बात की थी कि बिजनेस जो है इंटीग्रेशन, हम स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे थे। अब बिजनेस ये इंटीग्रेशन क्यों करता है, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो। इंटीग्रेशन का बेसिक कंसर्न ये होता है टू गेट द बेनिफिट ऑफ योर सप्लायर मार्केट और कस्टमर मार्केट। अब ये जो बेनिफिट बिजनेस ले रहा होता है, बिजनेस को ये बेनिफिट नॉर्मली मिलता है इन फॉर्म ऑफ लोअर कॉस्ट। आपको सप्लाई की कॉस्ट बच जाती है। आपने जो सप्लायर से सामान गुड्स लेने थे, ख़रीदने थे, उस ख़र्चे से बच के आप कोई दूसरा वे आउट इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो उससे बिज़नेस को कॉस्ट की कट डाउन होता है। जब बिज़नेस की कॉस्ट कम होती है तो बिज़नेस इस कॉस्ट में रिडक्शन को कंपनसेट करता है या अपने कस्टमर को बेनिफिट देता है बाय प्रोड्यूसिंग लो प्राइस प्रोडक्ट्स। जब प्राइस कम होती है तो फिर इससे क्या होता है कस्टमर ज़्यादा चीज़ ख़रीदेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। आप बाज़ार जाते हो, आपको शैम्पू नज़र आ रहा है, सिमिलर क्वालिटी का शैम्पू है, एक 100 रुपए का है, एक 200 रुपए का है। तो अगर मोर लेस फीचर्स दोनों प्रोडक्ट्स के सेम होंगे, क्वालिटी वाइज सेम होगा, तो आप 200 के बजाय क्या करोगे, 100 रुपए की चीज़ परचेज करोगे ना। क्लियर होती है बात? अब ये जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजीज हैं, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ये स्ट्रैटेजी यूज़ हो सकती है। दीज आर नॉर्मली यूज्ड व्हेन देयर इज़ द विगरस प्राइस कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में अगर प्राइस कंपटीशन ज़्यादा होगा तब इट इज़ बेटर टू यूज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब प्राइस में कंपटीशन ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट सेम हैं और उनका बेसिक कंपटीशन क्वालिटी की बेसिस पे नहीं है, प्राइस की बेसिस पे है, तो फिर वहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप, एक कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कट डाउन कर दे, प्राइस को कम कर दे, तो फिर उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। एग्जांपल देती हूँ, मुझे जो क्या होते हैं नेसेसिटीज़ हैं। अब नेसेसिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें प्राइस पे कम, मतलब लाइक पीपल हैव टू परचेज थिंग ना, तो प्राइस कंपटीशन ज़्यादा होता है। अब ब्रेड मेकर्स हैं, ये तंदूर वाले हैं, ये रोटियां बनाते हैं, ठीक है। अब रोटी की क्वालिटी मोर और लेस सेम ही रहती है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब इस सिचुएशन में अगर कोई सेलर जो है वो कॉस्ट लीडरशिप को यूज़ करे और थोड़ी सी सस्ती रोटी प्रोवाइड करे और कंज्यूमर्स को पता चल जाए कि जी क्वालिटी वाइज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, प्राइस वैसे कम है, तो फिर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी विल बी मोर सक्सेसफुल। प्लेंटिफुल सप्लाई ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ये स्ट्रैटेजी तब भी यूज़ होती है व्हेन द आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट।
लिटिल प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, जब प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इतनी ना हो, क्योंकि जाहिर बात है अगर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर्स फिर एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा क्वालिटी के लिए महंगा प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, ठीक है। और वो सोचेंगे कि जी अगर ये प्रोडक्ट सस्ता है, इसमें जाहिर बात है फिर कम फीचर्स, कम करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फिर वो इस प्रोडक्ट की तरफ नहीं आएंगे। बात समझ में आती है। अब लेट्स सपोज शुगर सप्लायर्स हैं, वो अगर कॉस्ट लीडरशिप यूज़ करें तो उनको फ़ायदा है, क्योंकि शुगर, चीनी मोर और लेस सेम प्रोडक्ट्स हैं, इसमें उतनी डिफ्रेंसिएशन नहीं हो सकती है। चीनी चीनी ही रहेगी, कितने फॉर्म्स में आएगी। अब इस फॉर्म में इस प्रोडक्ट के लिए अगर सप्लायर्स कॉस्ट लीडरशिप यूज़ करें और वो सस्ते प्राइसेस पे अपने रिटेलर्स को चीनी शुगर प्रोवाइड करें, तो ज़्यादा रिटेलर्स की कोशिश होगी कि वो उस सप्लायर से ख़रीदे जो कि कम बेच रहा है, कम प्राइस पे बेच रहा है। तो बेसिक कंसर्न यहाँ पे होता है कि कम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी पे चीज़ सेल करके बेनिफिट कमाया जा सके। प्रोडक्ट्स आर यूज इन द सेम वेज, जहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कंपनीज के डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, दे आर यूज इन द सेम वे। मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, एक और मोर लेस सिमिलर वे से चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर प्रोडक्ट सेम होगा, डिफ्रेंसिएशन कम होगी, तो खामखा दे विल बी यूज इन द सेम वे। लो कॉस्ट टू स्विच, जहाँ पे कंज्यूमर्स के पास, कंज्यूमर के ऊपर स्विचिंग कॉस्ट कम है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्विचिंग कॉस्ट क्या होती है। जब स्विचिंग कॉस्ट कम होती है तो कंज्यूमर आराम से पुराना अपना जो भी इन यूज प्रोडक्ट होता है वो छोड़ के बिजनेस के, कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ स्विच ओवर हो जाएगा। लार्ज बायर्स विद पावर्स, कॉस्ट लीडरशिप बेनिफिट करती है जब दे आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, क्योंकि बिजनेस अपने प्रोडक्ट की प्राइस कॉस्ट कम तब करेगी विद द ओनली कंसर्न टू गेट मैक्सिमम कस्टमर्स। हमने प्राइस कम कर दी है तो फिर फ़ायदा हमारा क्या होगा, प्राइस कम करके हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। इंडस्ट्री न्यू कमर्स यूज़ लो प्राइसेस टू अट्रैक्ट बायर्स एंड नॉर्मली होता यह है कि कॉस्ट लीडरशिप में जो न्यू कमर्स इंडस्ट्री के होते हैं वो लो प्राइसेस यूज़ करते हैं टू अट्रैक्ट बायर्स, क्योंकि जाहिर बात है आप एक नया बिजनेस शुरू करोगे तो आप एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे सेटिस्फाइड हैं, तो वो आपका नया प्रोडक्ट क्यों मार्केट में ख़रीदेंगे आके, तभी ख़रीदेंगे ना जब उनको लगेगा कि जी ये हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कम प्राइस पे है, सस्ता है, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस बनेगा, क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। तो पहले अट्रैक्शन के लिए न्यू कमर्स को तो यही लो प्राइस ही बेस्ट सूट करती है। तो इस किस्म की न्यू कमर्स को टारगेट करने के लिए भी एग्जिस्टिंग फर्म्स अगर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी यूज़ करें तो उनको फ़ायदा होता है। जो टाइप 3 स्ट्रैटेजी है डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी है। डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है कि जी आप अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करते हो एज़ कम्पेयर टू योर कंज्यूमर्स, उससे कुछ डिफरेंट चीज़ लेके एज़ कम्पेयर टू योर कंपेटिटर से डिफरेंट चीज़ें लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब देयर आर मैनी डिफरेंट वेज टू डिफ्रेंशिएट। ये तब स्ट्रैटेजी यूज़ होती है जब आपका प्रोडक्ट जो है वो मुख्तलिफ तरीके से डिफ्रेंशिएट हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एडिबल चीज़ है तो उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स लाने के ऑप्शन होते हैं। कोई खाने पीने की चीज़ है उसमें आप डिफरेंट फ्लेवर्स लेके आ सकते हो, तो फिर डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी यूज़फुल है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जिस तरह एग्जांपल ले लो जी, इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल एक सर्विस है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डिफ्रेंसिएशन तो पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, थोड़ी बहुत डिफ्रेंसिएशन हो सकती है कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी एक कन्वेंशनल वे से बनी गई है कि आपने कोई सोलर एप्लीकेशन यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई है। यही 2-3 तरीके हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हो सकती है। तो डिफ्रेंसिएशन नहीं हो सकती है। तो जो कोई भी अगर नई कंपनी, कोई भी नया प्रोवाइडर आए जो क्लेम करे कि हमने कोई डिफरेंट चीज़ लेके आए हैं, वो तभी पॉसिबल है जब एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनमें दे आर न्यू वेज टू डिफरेंशिएट और इनोवेट। डाइवर्स बायर नीड्स एंड यूजेस, और डिफरेंशिएशन तब सक्सेसफुल होती है जब जो बायर नीड्स हैं दे आर वेरी डाइवर्स, और बायर्स जो हैं प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। अब जिस तरह कोक की एग्जांपल ले लें तो उन्होंने डिफरेंट अपने फ्लेवर्स जो हैं वो, या पेप्सी है उसके भी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, डाइट में भी है, रेगुलर में भी है। फिर आप देखो तो साइजेस भी डिफरेंट होते हैं, जो 10 में भी आती है, 10 के भी 2 साइजेस हैं। फिर जो बॉटल्स आती हैं, बॉटल्स के डिफरेंट साइजेस हैं, 1.5 लीटर भी है, 1 लीटर भी है। तो अभी जितने भी ये जो डिफ्रेंसिएशन की गई है प्रोडक्ट में, ये क्यों की गई है? क्योंकि बिजनेस को लगा था कि मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स मुख्तलिफ हैं।
कुछ लोग हैं वो बड़ी फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो भी ख़रीदते हैं, और एक इंडिविजुअल अपनी सिंगल कंजम्पशन के लिए भी ड्रिंक को परचेज़ करता है। तो इनकी नीड्स और यूजेस को देखते हुए कंपनी ने क्या किया, प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया है। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन तब पॉसिबल होती है जब डाइवर्स बायर्स हों, उनकी नीड्स मुख्तलिफ हों, यूजेस डिफरेंट हों। फ्यू राइवल फर्म्स फॉलोइंग सिमिलर डिफ्रेंसिएशन अप्रोच। ये डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी तब भी सक्सेसफुल होती है जब कंपनी में राइवल्स कम हों और उनके प्रोडक्ट्स, उनकी डिफ्रेंसिएशन अप्रोचेस ज़रा एक दूसरे से सिमिलर हों। अब कोक और पेप्सी की एग्जांपल ले लो, ठीक है। दे आर जो फ्रीजी ड्रिंक्स हैं या इस तरह की ड्रिंक्स हैं, इनमें दो मेन कंपेटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। और वो मोर और लेस एक तरह की डिफ्रेंसिएशन अप्रोचेस यूज़ करते हैं इस किस्म की मार्केट में। अब अगर जो है पेप्सी या कोक कोई अपने प्रोडक्ट में चेंज लाते हैं, डिफ्रेंसिएशन लाते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल इसी वजह से होती है। फास्ट पेस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड इवॉल्विंग प्रोडक्ट फीचर्स। डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी तब सक्सेसफुल होती है जब वो प्रोडक्ट ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता हो जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बड़ी फास्ट हैं, जल्दी हो रही हैं, और बिजनेस उन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अपने फेवर में अडॉप्ट कर सकता है टू डिफ्रेंशिएट इट प्रोडक्ट सक्सेसफुली। और प्रोडक्ट के फीचर्स चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, तब डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती हैं। फिर टाइप 4 एंड टाइप 5 स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें फोकस हम अप्लाई करते हैं। फोकस मीन्स व्हेन द बिजनेस इज टारगेटिंग स्मॉल निशेस और स्मॉल मार्केट्स इंस्टेड ऑफ लार्ज मार्केट्स। ये फोकस स्ट्रैटेजी तब फेवरेबल होता है बिजनेस को यूज़ करना व्हेन देयर इज़ लार्ज प्रॉफिटेबल एंड ग्रोइंग टारगेट मार्केट निश। ये तब फेवरेबल है कि जब बिजनेस अपने मार्केट, ओवरऑल मार्केट में कोई ऐसी निश, कोई ऐसा स्मॉल सेक्शन ऑफ द मार्केट, निश आपने यकीनन मार्केटिंग में टर्म सुना होगा, निश इज स्मॉल पार्ट ऑफ अ ओवरऑल मार्केट। तो जब अगर बिजनेस को अपनी मार्केट, ओवरऑल मार्केट में कोई ऐसी निश आइडेंटिफाई हो जाए जो कि एज कम्पेयर टू करंट कंज्यूमर्स लार्जर इन साइज हो, प्रॉफिटेबल हो, और आपको लगता हो कि द मार्केट विल ग्रो इन द फ्यूचर। मतलब अभी आपने स्मॉलर मार्केट को टारगेट किया है, बट अगर इस निश में हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया तो फिर हमारी ये निश बढ़ के एक बड़ी मार्केट भी बन सकती है। ये नॉर्मली जैसा जियोग्राफिकल मार्केटिंग होती है या टारगेटिंग होती है, वो इसी बेसिक रीज़न की वजह से होती है। आप पहले अगर सपोज हमने बिज़नेस शुरू करना तो हमारे पास इनिशियली क्या होगा, ज़रा रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे, पैसे कम होंगे, हमारे प्रोडक्ट को लोग जानते कम होंगे। तो हमारी पहली कोशिश होगी कि हम अपना जो नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं उसकी टारगेट मार्केट लेट सपोज पेशावर ही हो। हम पेशावर में सक्सेसफुल हो जाएंगे, पेशावर में कंज्यूमर हमारा ब्रांड, हमारा प्रोडक्ट ख़रीदना स्टार्ट कर लेगा, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो जाएगा, बिजनेस के पास थोड़े से रेवेन्यूज़ आ जाएंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, अपनी मार्केट को बढ़ा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। Industry, another reason to use focus strategies is when industry leaders do not consider the niche crucial to their success. ये उन बिजनेसेस के लिए फोकस स्ट्रैटेजीज बेनिफिशियल होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं अगर जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उन्होंने उस पर्टिकुलर निश में अभी हाथ नहीं डाला होता, उसको फोकस नहीं किया होता, उनको लग रहा था कि ये निश इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं देगी। क्योंकि अगर इंडस्ट्री लीडर्स ने किसी निश में को टारगेट कर लिया है तो फिर बाकी बिजनेसेस को उस निश में से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग इंडस्ट्री लीडर्स की तरफ ही जाते हैं। Industry leaders consider it costly or difficult to meet the needs of this niche. अगर इंडस्ट्री लीडर को लग रहा हो कि जिस स्पेसिफिक निश की नीड्स को फुलफिल करना मुश्किल है या कॉस्टली है या किसी भी वजह से उन्होंने इस निश को नहीं टारगेट किया है, तो फिर बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए बेहतर होता है कि फोकस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके उस पर्टिकुलर निश को टारगेट कर लें। इंडस्ट्री हैज़ मेनी निशेस एंड सेगमेंट्स। ये स्ट्रैटेजी तब यूज़ हो सकती है जब आपका बिजनेस ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता हो जिसमें आप मार्केट को डिफरेंट निशेस और सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो लेट्स सपोज टारगेट कर सकता है एज डिफ्रेंसिएशन को, वहाँ पे इट इज़ बेटर टू यूज़ फोकस स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि मुख्तलिफ डिफरेंट एजेस के लोग एक ही तरह यूज़ करते हैं, फिर निश को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करने का फ़ायदा नहीं है। Few rivals are specializing on this target market और टारगेट सेगमेंट। अगर आप देखते हो कि जिस टारगेट सेगमेंट, जिस निश को आप अपना प्रोडक्ट सप्लाई करना चाह रहे हो उसमें फ्यू राइवल्स हैं जो कि आपके जैसा प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, आप उनको बीट कर सकते हो, फिर इट इज़ बेटर टू अडॉप्ट फोकस स्ट्रैटेजी। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो ये बेसिक तीन हैं, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है एंड फोकस स्ट्रैटेजी है। बट कितना इस
इन दो स्ट्रैटेजीज़ को आगे डिवाइड करने के लिए एक कॉस्ट लीडरशिप विद बेस्ट वैल्यू है एंड सिमिलरली फोकस विद बेस्ट वैल्यू है। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब बिजनेस जितनी भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज प्लान कर ले, इन स्ट्रैटेजीज को अचीव करने के लिए बिजनेस को कुछ ना कुछ और फर्दर प्लानिंग करनी पड़ती है। देयर आर डिफरेंट मीन्स टू अचीव दीज स्ट्रैटेजी जो कि हमने अभी क्या किया है, पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इनमें से एक पहली स्ट्रैटेजी है कोऑपरेशन अमंग कंपेटिटर्स। बिजनेस क्या कर सकता है कि अगर वो चाहता है लेट्स सपोज हमने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन पढ़ी थी, ठीक है, तो अगर बिजनेस ने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन को अडॉप्ट करना है तो हाउ इज़ इट गोइंग टू यूज़ दिस हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, उसके लिए ज़रूरी होगा कि उसे जो आगे स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए दैट इज़ कोऑपरेशन अमंग कंपेटिटर्स। Two or more than two competitors can cooperate their activities, they can cooperate in their marketing strategies or in their future plannings, ताकि वो अपने दोनों ऐसे future plans बना सकें जिससे two or more than two competitors जो cooperation में आ गए हैं they can get equal benefits। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कुछ अर्सा पहले अभी भी शायद टीवी पे एक ऐड आता है, ये जो डब्बे वाला दूध होता है जो टेट्रा पैकिंग में आता है, तो इसकी एडवर्टीजमेंट कुछ अरसे पहले चली थी जिसमें किसी कंपनी की तरफ से नहीं थी, वो किसी एक कंपनी की, जैसा ऑलपर्स है, हलीब है, मिल्क पैक है, इनमें से किसी एक बिजनेस, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ने वो स्ट्रैटेजी नहीं चलाई थी। ठीक है, उसमें अगर आपको याद हो जब ऐड चलता था तो उसमें जो टेट्रा पैकिंग वाला मिल्क का प्रोडक्ट होता था उस पर कोई नाम नहीं, तो वो ब्लैक ब्लैक होता था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एज़ कम्पेयर टू खुला दूध, खुला मिल्क कंपैरिजन किया गया था कि जी उसमें जर्म ज़्यादा होते हैं, उसमें ये मसला होता है, वो मसला होता है, मिलावट होती है, ये वो होती है। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप टेट्रा पैकिंग वाला प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो वो स्टेरिलाइज्ड होता है, ये होता है फ़ायदा, उसमें एडिशनल लाइक न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए बेहतर है कि ये वाला मिल्क इस्तेमाल किया जाए। अब वो जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई थी किसने की थी, वो बेसिकली एक कोऑपरेशन अमंग कंपेटिटर्स है। डिफरेंट कंपेटिटर्स ने, जितने भी ऐसे कंपनीज थी जो कि टेट्रा पैकिंग में मिल्क वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, उन्होंने मिल के ये कंपेन चलाई थी ताकि कंज्यूमर जो है वो उनके प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये है वन वे ऑफ अचीविंग योर स्ट्रैटेजी इज़ टू क्रिएट कोऑपरेशन अमंग कंपेटिटर्स। ठीक है ना। फिर इसके अलावा दूसरा एक और तरीका हो सकता है जॉइंट वेंचर्स और पार्टनरिंग का काम हो सकता है। जॉइंट वेंचर आपने नाम सुना होगा। जॉइंट वेंचर बेसिकली इज़ अ स्ट्रैटेजी विच इज़ यूज्ड व्हेन टू और मोर कंपनीज form a temporary partnership or consortium for the purpose of capitalizing on some opportunity। ठीक है ना। होता यह है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपनीज, बिजनेसेस जो हैं वो क्या करते हैं, टेम्प्रेरी पार्टनरशिप में आ जाते हैं। उनका मकसद होता है कि मिल के कुछ अरसे तक काम करें ताकि दोनों को कंबाइंड बेनिफिट मिल जाए। बात समझ में आती है। जिस तरह से एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे ये होते हैं, कुछ डिफरेंट च्युइंग गम्स हैं जो कि लाइक दांतों के लिए बेहतर होती हैं, टीथ वाइटनिंग है, या प्लैक ख़त्म करती हैं, या जो लोग स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं उनके जो दांत ख़राब होते हैं उसकी रेमेडी के लिए डिफरेंट च्युइंग गम्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप उनकी प्रोडक्ट्स की डिटेल देखो तो नॉर्मली इसमें से जो फेमस जितने भी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं वो बने हैं थ्रू जॉइंट वेंचर ऑफ नेस्ले एंड ये कॉलगेट, पॉमोलिव कॉलगेट जो कंपनी है और नेस्ले कंपनी है, इन दोनों ने अपने जॉइंट वेंचर बनाया है, पार्टनरशिप में आके उन्होंने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ठीक होती है बात। प्रोडक्शन करती है नेस्ले कंपनी क्योंकि एडिबल आइटम्स का जो मेन मार्केट है वो नेस्ले के पास है। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो दांतों या ओरल बेनिफिट्स वाली बात है, वो चीज़, वो क्वालिटी, वो फीचर्स जो हैं रिसर्च के थ्रू इस इनपुट को लेके आया है कॉलगेट कंपनी। तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, अपनी एफर्ट्स को मिला के एक प्रोडक्ट बनाया है थ्रू जॉइंट वेंचर। ठीक होती है बात। फिर आता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का, आप नाम सुन चुके होंगे
मर्जर्स होते हैं, दो कंपनीज जब मिल जाती हैं, जिस तरह सोनी एरिक्सन कंपनी थी पहले, सोनी अलग कंपनी है, एरिक्सन अलग कंपनी थी, दोनों कंपनीज ने मिल के जो प्रोडक्ट्स बनाया उसको एक कंबाइन नाम दिया, मर्ज होने के बाद सोनी एरिक्सन का। ठीक होती है बात। और एक्विजिशन में होता है कि यहाँ पे भी दो कंपनीज मिल गई हैं, लेकिन इन दोनों कंपनीज ने इस तरह से अपनी एफर्ट्स को कंबाइन किया है कि जो एक लार्जर कंपनी थी, एक स्मॉलर कंपनी थी। ठीक है, तो जो लार्जर कंपनी है उसने स्मॉलर कंपनी को टेक ओवर कर दिया, एक्वायर कर दिया। तो जो एक्वायर्ड फर्म होती है उसका नाम ख़त्म हो जाता है, फिर सिर्फ पेरेंट कंपनी का एक्वायरर का नाम रह जाता है, जो जिसको एक्वायर किया होता है उसका नाम ख़त्म हो जाता है। मर्जर्स में नॉर्मली होता है कि जो दोनों कंपनीज मिली हैं वो अपना अपना नाम कंबाइन करके प्रोडक्ट लाइन को चला रही होती हैं। तो ये भी एक तरीका है स्ट्रैटेजीज को अचीव करने का। बेसिक मकसद ये होता है कि भाई आपके पास एसेट्स इंक्रीज हो जाते हैं थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन, एसेट इंक्रीज हो जाते हैं, आपके प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाते हैं, एफर्ट्स कंबाइन हो जाती हैं, एक्सपर्टीज़ ज़्यादा हो जाते हैं। ये बेनिफिट्स हैं ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। फिर इसके बाद फोर्थ वे ऑफ अचीविंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज बेसिकली अ बेनिफिट जो कि फर्म्स लेती हैं बाय एंटरिंग अ न्यू मार्केट और डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस एज कम्पेयर टू द राइवल फार्म्स। ठीक है, अब आप एक मार्केट में एक बिजनेस जो है वो अपना प्रोडक्ट लाना चाह रहा होता है, तो उसके लिए बेनिफिशियल ये होता है, उसको उसकी स्ट्रैटेजीज बेनिफिट तब देती हैं अगर वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज अप्लाई कर यूज़ कर ले। फर्स्ट मूवर्स वो होते हैं जो मार्केट में सबसे पहले अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं। ठीक है, एक इंडस्ट्री में जो बंदा जो बिजनेस अपना प्रोडक्ट सबसे पहले लेके आता है एज कम्पेयर टू द कंपेटिटर्स, उसको हम फर्स्ट मूवर कहते हैं। इस फर्स्ट मूवर को कुछ बेनिफिट होता है। ठीक है, कुछ फ़ायदा होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जी जब कोई नया प्रोडक्ट आता है और अगर कस्टमर्स उसको उस प्रोडक्ट सर्विस से सेटिस्फाई हो जाएं, तो फिर क्या होता है, फिर कस्टमर एक दफ़ा आपके पास आ गया तो अगर वो आपका लॉयल कस्टमर बन गया फिर वो दूसरी की तरफ स्विच नहीं करेगा अगर स्विचिंग कॉस्ट भी ज़्यादा हो। तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं ज़्यादा मार्केट को अपनी तरफ कैप्चर करने का। ठीक होती है बात। फिर इसके अलावा फर्स्ट मूवर जो पहले मार्केट में आते हैं उनका एक एडवांटेज ये भी होता है कि उनके पास ऑप्शन होता है। ये जो फर्स्ट मूवर का लाइक टैग ही है ना बिजनेस के साथ, ये बड़ा लाइक बिजनेस का इमेज एक अच्छा बना देता है। ठीक है। फिर आप जो हो अगर आपने अपनी मार्केट स्टैब्लिश कर ली है तो यू कैन क्रिएट सर्टन बैरियर्स फॉर अदर कंपेटिटर्स और न्यू एंट्रेंट्स टू एंटर द इंडस्ट्री। ये भी एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। ठीक है। फिर जो आप प्रोडक्ट जब लेके आते हो नया कोई मार्केट में तो इनिशियली उसकी प्राइस जो होती है वो ज़्यादा भी सेट कर सकते हैं, ये भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। जो ऐसे रिस्क टेकर्स हैं जो कि नई नई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं वो इस नए प्रोडक्ट नए सर्विस को यूज़ करने की थ्रिल की वजह से ही ज़्यादा प्राइस पे करने को लाइक अग्री कर जाएंगे। ठीक है। तो एक बिजनेसेस ये कर सकते हैं कि दे कैन ट्राई टू अवेल दिस फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फिर उसके बाद लास्ट टाइप ऑफ लाइक वे ऑफ अचीविंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का नाम आप सुन चुके होंगे। आउटसोर्सिंग बेसिकली होती है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर खुद कोई भी काम सही नहीं कर सकती है, उसके पास इतने स्किल नहीं है, पैसे नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग योरसेल्फ बिजनेस क्या कर सकता है, उस स्पेसिफिक सेक्शन को उस स्पेसिफिक काम को आउटसोर्स कर सकता है किसी और कंपनी को क्या कर सकता है, प्रोजेक्ट्स दे सकता है कि ऑन आर बिहाफ आप ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट जो है वो बना के लेके आ जाओ। ठीक होती है बात। यहाँ तक बात समझ में आती है। तो दीज आर डिफरेंट वेज जिनको अडॉप्ट करके बिजनेस अपनी स्ट्रैटेजीज की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करता है। यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन हो कोई मसला हो तो काइंडली भी ग्रुप में मुझसे पूछना है। अच्छा जी, ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।